नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस कसिंग ग्रुप में। मैं आज आपके सामने इतिहास विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लेके आया हूँ। बोले तो दिल्ली सल्तनत के अंदर एक ऐसे वंश की गाथा आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसने कहा जाता है कि भारत के विकास में काफी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी आज हम जिस वंश की बात करने जा रहे हैं वह वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन काल है वो 1320 ईस्वी से लेकर के 1398 ईस्वी तक रहा। लेकिन 1398 ईस्वी के बाद में कुछ किताबों में लिखा है 1414 ईस्वी तक रहा। बिल्कुल 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल रहा। लेकिन 1398 के बाद में 1414 ईस्वी तक का यानी कि जो 16 वर्ष का समय था वह सिर्फ नाम मात्र के ही तुगलक वंश के शासकों का शासन रहा। असलियत में शासन किसी और व्यक्ति ने किया। इसीलिए तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 1398 ईस्वी तक ज्यादा माना जाता है। आगे हम बात करते हैं तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, इसने तुगलक वंश को कैसे आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम जो इसका संस्थापक था वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने यानी कि जैसे अपने साम्राज्य की स्थापना की, यानी गाजी मलिक जो खिलजी वंश का खुशरफ्ता था उसको उसका पहले ये गवर्नर था यानी कि सेनापति था एक प्रकार का। लेकिन उसकी हत्या करने के बाद में गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का शासक बन के बैठा और इसने बाद में गाजी मलिक उल की उपाधि भी धारण की थी। आइए अब अध्ययन करते हैं तुगलक वंश के यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक ने शासक बनते ही सर्वप्रथम अपना दक्षिण की ओर अभियान शुरू किया और तेलंगाना में यानी कि वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव यानी कि उसके खिलाफ अभियान किया और इस अभियान की जो कमान थी वह और किसी को नहीं सौंप करके अपने पुत्र जुन्ना खान को सौंप दी। जुन्ना खान ने इस अभियान के अंदर सफलता प्राप्त की और वापस आ गया और भी एक प्रकार की उसने सफल अभियान किए। इसके बाद में आगे बात करें हम उड़ीसा का अभियान, तो यह भी यानी कि पूर्व क्षेत्र का, दक्षिण के बाद में पूर्व का अभियान यानी कि जिसे जहाजनगर, उस समय जहाजनगर कहते थे, वर्तमान उड़ीसा कहते हैं, इसका भी अभियान उसे दिया गया और जुन्ना खान के इस अभियान को काफी हद तक सफल किया और इसके कारण यानी कि इसके बाद में उलू खां की उपाधि से नवाजा गया। यानी कि जुन्ना खान को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उलू खां की उपाधि दी गई थी। आगे हम बात करें इसका जो गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैनिक अभियान था वह पूर्व में बंगाल का था। कहा जाता है कि जब पूर्व में बंगाल अभियान को सफल करके जब विजय प्राप्त करके वापस दिल्ली की ओर आ रहा है तो जहाँ पर कई एक कथन, कई एक वाक्य हमारे सामने आते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने यानी कि जो निजामुद्दीन औलिया थे इनके साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। विवाद इसी बात को था भी जब इसका शासन यानी कि राज्याभिषेक किया गया गयासुद्दीन तुगलक का, तब इसने अमीर खुसरो को उपहार स्वरूप दान में काफी कुछ सोना चांदी दिया था। लेकिन सूफी संतों के साथ में बाद में गयासुद्दीन तुगलक की नहीं बनी तो इसने हजरत निजामुद्दीन औलिया से विवाद खड़ा हो गया और निजामुद्दीन औलिया को कहा कि आप हमें वस्तु या उपहार वापस लौटा दो। लेकिन निजामुद्दीन औलिया जी ने वो लौटाने से मना कर दिया। इसी कारण से जब बंगाल अभियान को सफल करने के बाद में दिल्ली की ओर बढ़ रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तभी उसने वहां से आदेश दिलवाया कि मेरे दिल्ली आने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चला जाए, नहीं तो उसका असर बहुत बुरा होगा। तभी निजामुद्दीन औलिया ने एक शब्द कहा था, दिल्ली अभी दूर है। यानी कि उसे कहा था दिल्ली तो दिल्ली तो भी दूर है। इसी प्रकार का अगर आप कहो तो इस वाक्य को सत्य कैसे सिद्ध करते हैं, तो जैसे यानी कि बंगाल विजय को प्राप्त करने के बाद में दिल्ली से थोड़ा सा दूर यानी कि उसके विजय के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। यानी कि लकड़ी का दरबार सजाया गया था उसके स्वागत के लिए। विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली से थोड़ा सा दूर है यानी कि उसे तुगलकाबाद के नाम से आजकल पुकारते हैं। यानी कि उस तुगलकाबाद के अंदर लकड़ी का मंडप या फिर महल बना हुआ था। इस महल के ऊपर कह रहे थे भी वो बैठा हुआ था और वो मंडप या महल गिर गया और इसी कारण से वहां से गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कुछ राइटर या इतिहासकार लिखते हैं कि वो बिजली का जो मंडप था लकड़ी का वो बिजली गिरने के कारण से गिरा था। कुछ कहते हैं भी इस मंडप को गिराने की सारी साजिश थी वो और किसी ने नहीं की थी, इसके पुत्र यानी कि जुन्ना खान ने की थी। चाहे कुछ भी हुआ हो 1325 ईस्वी के अंदर तुगलकाबाद के अंदर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद में इसका जो उत्तराधिकारी था यानी इसका जो पुत्र था जुन्ना खान जिसने बाद में उल्लू खान की उपाधि धारण की, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का जहाँ दिल्ली का शासक बन के बैठा। जो इसका शासनकाल है वह 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। आइए अब अध्ययन करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक
ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को बढ़ाया, या फिर किस प्रकार से सफल शासक के रूप में उसने अपनी कार्य योजना को सुचारू रूप से चालू रखा। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक, शासनकाल 1325 से 1357 ईस्वी। इन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कौन कौन से नाम जुड़े, जैसे जुन्ना खां, उलुग खां, रगत का पिपासा, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, काफी नाम इसको दिए गए हैं, यानी कि जिस प्रकार से इसने काम किए वैसे इसको नाम दिए गए। आगे बात करें, इसने अपने साम्राज्य को सफल करने के लिए या फिर साम्राज्य बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की थी, लेकिन इसका यानी कि जो लक था वो बैड लक था, इसकी योजना कोई भी सफल नहीं हो पाई। अब अध्ययन करते हैं इसकी प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 प्रमुख योजनाएं बनाई थी, जो पांचों की पांचों ही असफल रही थी। पहली योजना इसकी है दुआब में कर वृद्धि, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था भी अगर अपने साम्राज्य को बढ़ाना है या फिर इसका विकास करना है तो हमारे साम्राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है या फिर यानी कि अर्थव्यवस्था है इसको मजबूत करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर की व्यवस्था को लागू करना था, और इसलिए कर व्यवस्था कहां पर लागू की, दोआब के अंदर की। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, यानी कि जिसे अपने बोलते हैं उपजाऊ भूमि। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा दोआब का जो क्षेत्र है उपजाऊ क्षेत्र है, जहां पर अच्छी उपज होती है, क्यों ना जहां पर ज्यादा टैक्स या कर लगा दिया जाए। लेकिन आप संयोग मानिए चाहे इसका बुरा वक्त मानिए, जिस समय इसने कर व्यवस्था दोआब में शुरू की तभी उसी वर्ष वहां पर भयंकर अकाल पड़ गया और रही सही कसर प्लेग नामक रोग जब महामारी ने निकाल दी, जिस कारण से दोआब के लोगों पर ज्यादा टैक्स का कर बोझ पड़ गया। इसकी यानी कि जो योजना थी दोआब में कर वृद्धि की यह असफल हो गई, विफल हो गई, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पहली कार्य योजना इसकी विफल। हालांकि इसकी सोच अच्छी थी भी अगर कर वृद्धि करेंगे तो राजकोष में वृद्धि होगी, जब राजकोष में वृद्धि होगी तो अपना साम्राज्य अच्छी तरह से चलता रहेगा। दूसरी बात करें इसकी राजधानी परिवर्तन की, तो जैसे ये शासक बना 1325 ईस्वी में इसके सामने काफी एक समस्याएं आ चुकी थी। अगर आपने अपना साम्राज्य बढ़ाना है या फिर आपने अपनी जो राजधानी स्थापित करनी है वो राजधानी मतलब सेंटर केंद्र के अंदर स्थापित करना। उस समय जो इसका साम्राज्य था वह दक्षिण के अंदर काफी दूर तक फैला हुआ था, पूर्व में फैला था, पश्चिम में फैला था, उत्तर में हिमालय पर्वत तक फैला। इसने चाहा भी अपनी राजधानी है वह देवगिरी को बनाया जाए, यानी कि दिल्ली सेंटर में नहीं थी, जो उत्तर वाली दिशा में आ गई थी। वर्तमान में अगर बात करो आप भारत के नक्शे की तो जो राजधानी हमारी है दिल्ली है वह भारत के उत्तर की ओर मानी जाती है। तो यानी कि अपनी राजधानी मध्य में ले जाना चाहता था, यानी कि देवगिरी को बनाना चाहता था। कई एक इतिहासकारों ने इसके खिलाफ और बातें लिखी है। कुछ ये कहते हैं भी ये मध्य के कारण दिल्ली से राजधानी देवगिरी नहीं लेके गया। कहा जाता है कि जो अमीर लोग थे दिल्ली के उन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा यानी कि गालियां लिख कर चिट्ठी पत्र के द्वारा भेजी, जिन बातों से परेशान होकर के मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली छोड़ करके देवगिरी जाना पड़ा। चलो जो भी कुछ रहा हो, राजधानी परिवर्तन तो हो गई। अब राजधानी इनकी क्या होगी, दिल्ली से दौलताबाद या फिर जैसे देवगिरी के नाम से वहां पर चले गए। कहा जाता है कि जब इसने दिल्ली को छोड़ा तो एक आदेश निकाल दिया दिल्ली के अंदर भी सभी व्यक्ति चाहे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, जिसकी टांगे हैं जिसका हाथ है जो देख सकता है वह दिल्ली छोड़कर दौलताबाद या फिर देवगिरी जाएगा। और अपने सैनिकों को कह दिया कोई भी व्यक्ति चाहे अंदर ही क्यों ना हो वो अपने घर पर नहीं रहना चाहिए, दिल्ली में नहीं रहना चाहिए। तो सैनिक वहां पर दिल्ली में देखने गए तो उन्होंने आके किसको बताया भी और कुछ नहीं, सिर्फ वहां पर कुत्ते रह गए हैं और लोगों ने अपने जो पालतू जानवर है उन्हें भी अपने साथ में ले लिया। तो यानी कि ये इसकी योजना थी, यानी जो राजधानी परिवर्तन थी जो 1327 ईस्वी की थी। लेकिन कुछ समय बाद में 2-3 साल बाद में इसकी जो राजधानी परिवर्तन की योजना भी विफल रही और इसको वापस देवगिरी या फिर दौलताबाद से दिल्ली करना पड़ा। जब आप सोचिए एक स्थान से हम अपना सामान उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाए और दूसरे स्थान से अगर वापस उसी स्थान पर हमें आना पड़े तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और एक राजधानी परिवर्तन करना तो राजा के लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य था। हालांकि इसकी सोच अच्छी थी लेकिन अमीर सरदारों ने सोच को विफल कर दिया। आगे अब देखते हैं 3 नंबर पर क्या है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में क्या हुआ, यानी कि इसने काला बाजारी मुनाफाखोरी को रोकने के लिए और फसल की सही यानी कि व्यवस्था करने के लिए इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसके तहत इसने सोने चांदी को अपने राजस्व में एकत्रित कर लिया और लोगों को यानी कि उनको महंगाई से राहत देने के लिए यानी कि तांबे के सिक्के जारी कर दिए। तो लगभग लोगों ने क्या किया,
सोने चांदी के सारे सिक्के महल में यानी कि राजा को जमा करवा दिए और इनसे यानी कि तांबे के सिक्के जारी कर दिए और चलाते रहे। कहा जाता है कि तांबे के सिक्कों का ऐसा प्रचलन हुआ, दिल्ली के प्रत्येक घर के अंदर टकसाल मौजूद थी। टकसाल यानी जहां पर पैसे सिक्के डलवाई का कार्य किया जाता था। तो यह योजना भी इसकी विफल रह गई। इसके कारण इसको क्या करना पड़ा, वापिस लोगों को एक आदेश देना पड़ा कि आप अपने तांबे के सिक्के हमें जमा करवा जाओ और इसके बदले में सोने या चांदी के सिक्के ले जाओ। कहा जाता है कि बर्नी लिखता है कि दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा तांबे के सिक्कों के ढेर लग चुके थे कि वो काफी वर्षों तक, या फिर बोले तो 20 किलोमीटर की दूरी से वो तांबे के ढेर देखे जा सकते। इससे पता चलता है जो इसकी अर्थव्यवस्था थी वो काफी डामाडोल हो चुकी थी। या फिर राज्य के अंदर जो काला बाजारी थी या मुनाफाखोरी थी उसका गोरख धंधा बढ़ने लगा। तो ये भी इसकी योजना विफल रही। 4 नंबर पर आगे हम बात करें खुरासान पर आक्रमण। जो खुरासान का आक्रमण है जो मध्य एशिया में आक्रमण था, यानी कि इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, बोला जाए तो साम्राज्य विस्तार है, लेकिन अगर इसके मानसिकता की बात करें, इसके दिमाग की बात करें तो इसकी सोच थी कि भारत पर जो आक्रमण होता है वो कहां से होता है, ईरान से होता है, मध्य एशिया से होता है। क्यों ना हम खुरासान पर जाकर आक्रमण करके इसको जीत लें और यानी जिस एरिया से, जिस रास्ते से ईरानी लोग या दूसरे यूनानी लोग आक्रमण करने के लिए आते हैं, इनका हम रास्ता ही बंद कर देंगे तो हमारा भारत बिल्कुल सेफ या सुरक्षित रहेगा। सोचा जाए तो इसका बहुत ही अच्छा कदम था, लेकिन यह इसका बयान भी विफल रहा। इसके बाद हम 5 नंबर पर बात करें कराची अभियान की। ये उत्तरी हिमालय का क्षेत्र है, यानी कि इसने हिमालय क्षेत्र को जीत करके यानी कि अपनी जो सीमा है वो चीन तक बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका यह अभियान भी काफी सदी के कारण विफल रहा था। इसी कारण से इसकी जो 5 कार्य योजनाएं थी ये विफल थी। ये तो इतिहासकारों के अनुसार है। अगर मेरी व्यक्तिगत राय मानो तो मेरे ख्याल से इसकी जो कार्य योजनाएं विफल नहीं थी। कारण क्या है, अगर आपने अपना साम्राज्य को, अर्थव्यवस्था इसकी मजबूत करनी है तो कर व्यवस्था तो लागू करनी पड़ेगी ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। तो इसने क्या गलत किया, राजधानी परिवर्तन। अगर मान लिया जाए हमारा साम्राज्य सुरक्षित नहीं है, इसके लिए मुझे अगर केंद्र में जाकर राजधानी बनानी पड़े तो मेरे को क्या दिक्कत है, बना लूं, लेकिन वो गलत हो गया। चलो वो अमीर सताना का कारण होगा ना। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसने यानी कि सोने चांदी प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच से दूर था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसने तांबे के सिक्के चलाए, लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया। ये तो लोगों की मानसिकता पर है ना, इसकी उसमें क्या गलती है। उसके बाद में खुरासान पर आक्रमण इसका विफल जरूर रहा, लेकिन उसके बाद में जो जितने भी मुगल आए या तुर्क जो भी आए, ये शायद तक इसका अगर अभियान वो सफल हो जाता तो मुगलों का भारत पर आगमन नहीं हो सकता था। उसके बाद में ये कराची अभियान अगर उस समय सफल रहा होता तो चाइना शायद तक आज डोकलाम का विवाद खड़ा ना कर पाता। तो कहीं ना कहीं इसका अभियान बिल्कुल अपनी जगह पर सही था, लेकिन जो इसके साथी अमीर लोग थे इन्होंने इसको विफल कर दिया था। हम आगे बात करें इब्न बतूता की। इब्न बतूता यानी कि मोरक्को का निवासी था जो कि 1333 ईस्वी में आया और इसने आकर के यहाँ की साम्राज्य व्यवस्था को देखा, शासन व्यवस्था को देखा, प्रशासन को देखा और इसी प्रशासन व्यवस्था को देखते हुए इसने यानी कि इब्न बतूता ने किताब लिखी, रहला नाम से किताब लिखी, जिसका इतिहास आज भी हम पढ़ते हैं और काफी महत्वपूर्ण इतिहास भी है। इसके बाद में इसने लगभग यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 ईस्वी के अंदर अपना राजदूत बना करके चाइना के अंदर भेज दिया था और वहां पर जाकर के रहने लग गया था। और जो इसका अंत है यहाँ पर जो निधन है, लगभग ये खुरासान आक्रमण के समय हुआ था 1351 ईस्वी में ठट्टा में, यानी कि खुरासान आक्रमण वाले क्षेत्र में जाकर के ठट्टा में जाकर के काफी बीमार हो गया, बुखार टाइफाइड हो गया था, इसी कारण से इसका निधन हो गया था। इसके बाद में जो इसका उत्तराधिकारी बना तो इसका कोई भाई नहीं था, इसकी कोई संतान यानी कोई औलाद नहीं था, तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो इसका चचेरा भाई यानी कि चाचे का जो लड़का था वो यानी कि इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी बना मोहम्मद बिन तुगलक का। वो कौन था, वह था फिरोज शाह तुगलक। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक पहले तो शासक बनने को तैयार ही नहीं था। काफी अमीर सरदारों के या फिर सेनापति को समझाने के बाद में फिरोज शाह तुगलक शासक बनने के लिए तैयार हुआ, फिर इसने अपने शासन व्यवस्था को चलाया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो यानी कि मध्यकाल के इतिहास का अकबर है ये। लेकिन जिस प्रकार से अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का फैसला दिया या फिर भारत में अपना साम्राज्य स्थापत्य कला को बढ़ाया, इसी प्रकार का अकबर से पूर्व में जो कोई कार्य करने वाला व्यक्ति था वह कोई और नहीं था, वह फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने यानी कि जो अपना साम्राज्य या शासन काल है 1351 ईस्वी में शुरू किया ठट्टा के अंदर, यानी कि जिस स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई वहां पर यह मौजूद था और वहीं पर ठट्टा के अंदर इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, एक ठट्टा
ठट्टा हुआ, दूसरा दिल्ली के अंदर हुआ। आगे हम बात करें, इसने जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 24 प्रकार के कर थे, इनको कम करके सिर्फ 4 कर दिए। 4 प्रमुख कर कौन कौन से थे? इसमें देखिए खम्बस। खम्बस क्या होता है? खम्बस होता है युद्ध के अंदर जो लूटा गया माल होता है ना, इसे खम्बस के नाम से पुकारता है। यानी कि युद्ध के अंदर जो हमने सामान लूट लिया, माल लूट लिया, ये खम्बस है। यह आकर के हमारे जो राज्य की अर्थव्यवस्था था इसको मजबूत करता था। इसका 5वां हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था, उपहार के रूप में दे दिया जाता था। दूसरा बात हम खराज की, तो खराज एक प्रकार का कृषि पर लिया जाने वाला लगान था। यानी कि जो खराज दूसरा कर था, यह लगान था जिससे यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। तीसरा जजिया कर है, यह हिंदुओं से लिया जाता था। और 4 नंबर पर जकात, यानी कि यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो ये इसकी यानी कर व्यवस्था थी। इसके बाद में कहा जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक था ना, तो दास रखने का या फिर गुलामों का बहुत ज्यादा शौकीन था। कहा जाता है कि इसने गुलामों के लिए एक अलग सा विभाग शुरू कर दिया। उस विभाग का नाम आता है दीवान बंदगान। यानी कि गुलामों का जो विभाग था इसे दीवान बंदगान कहा जाता है। लगभग फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1,80,000 से अधिक गुलाम या फिर दास हुआ करते थे। इसके बाद आगे हम बात करें तो इसका जो पुत्र है फतेह खां, ये इसने कोई अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने नगर स्थापत्य कला को बहुत ही ज्यादा उत्थान दिया या फिर बढ़ाने में अपना योगदान दिया। कहा जाता है भारतवर्ष के अंदर लगभग छोटे बड़े 30 से अधिक नगरों की जो स्थापना है या फिर जो नगर आबादी का क्षेत्र है, यह कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। उनमें से 4-5 प्रमुख शहर कौन कौन से? हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजा, फतेहाबाद, जौनपुर, ये आदि शहर, इनकी जो स्थापना का जो श्रेय है वह और किसी को नहीं जानता, वह फिरोज शाह तुगलक को ही जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने कर व्यवस्था तो लागू की, लेकिन कृषि को बढ़ावा देने के लिए यानी किसान लोग जमींदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नहरें भी बनाई गई थी। कहा जाता है 20-30 से नहरें अधिक किसने बनवाई थी। उनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे हांसी से सिरसा तक एक नहर बनवाई इसने, फिर सतलुज नदी से निकाल कर दीपालपुर दिल्ली तक नहर बनाई, यमुना नदी से निकाल करके सिरमौर तक नहर बनाई। यानी कि कृषि को बढ़ावा या फिर महत्व देने के लिए इसने नहर प्रणाली को विकसित किया। अगर मैं बोलूं कि भारत के अंदर या प्रथम शासक कौन था जिसने नहर प्रणाली को विकसित किया या फिर बहुत ही सुदृढ़ तरीके से लागू किया, मैं कोई और नहीं था, फिरोज शाह तुगलक ही था। वैसे तो गयासुद्दीन तुगलक ने भी नहर प्रणाली को लागू किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। आगे हम बात करें तो यानी कि तुगलक वंश के अंतिम शासकों की ओर चलें तो इसका जो अंतिम शासक था वह नासिरुद्दीन महमूद था, जिसको यानी कि पतन लगभग 1398 ईस्वी में हो गया था। इसका पतन यानी कि तैमूर लंग का जो आक्रमण था, तैमूर लंग एक तुर्क था, इसने लगभग 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली में को काफी लूटपाट की, जिसमें यानी कि नासिरुद्दीन महमूद का निधन हो गया जब इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करने के बाद में वापसी ले ली, लेकिन वापस जाने से पहले जो अपना प्रतिनिधि था या फिर अपनी ओर से जो सेनापति नियुक्त किया था वह कोई और नहीं था, वह खिजर खान ही था। और खिजर खान ने आखिर में आकर के यानी कि अपने नाम से यानी कि एक सैयद वंश की स्थापना की, जिसका जो शासनकाल है वह ज्यादा नहीं 1414 से लेकर के 1434 या 35 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है वैसे तो जो अंतिम शासक था आलम शाह वो 1451 में समाप्त हुआ था, लोधी वंश बाद में आ गया था, लेकिन सैयद वंश का यानी कि जो खिजर खान के बाद में इसका पुत्र था मुबारक शाह, यह इसने सर्वशाह की उपाधि धारण कर ली। यानी कि अगर कोई सुल्तान है, कोई शासक है या फिर खलीफा है तो वो है कोई और नहीं है, वह मैं है, यानी कि मैं खुद ही हूँ। इसका जो शासनकाल है वह 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक का रहा। एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज मैंने अध्ययन किया तुगलक वंश का। तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 1320 ईस्वी से लेकर के 1398 या फिर बोले तो 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का जो संस्थापक है वह और नहीं है कोई गाजी मलिक है, जिसे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से पुकारा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक का जो उत्तराधिकारी था वह कोई और नहीं था, वह मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक को जैसे पूर्व में नाम इसका जुन्ना खां था, इसके बाद वो उलू का उपाधि धारण की। रक्त का पिपासा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने अभी इसमें एक्सप्लेन किया है कि जिस समय तुगलकाबाद के अंदर 1325 में वो लकड़ी का महल गिर गया, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के साथ मिलकर महमूद बिन तुगलक ने अपने बाप की मृत्यु का यानी कि षड्यंत्र रचा था, इसलिए इसको रक्त का पिपासा बोला जाता है। अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, यानी कि व्यक्ति तो अच्छा था, कार्य योजना तो अच्छी थी, लेकिन अंतर्विरोध बहुत ज्यादा थे। यानी कि जो इसका लक था वो बैड लक था। यानी कोई भी अभियान इसने शुरू किया
अभियान अच्छा था, लेकिन उसका नतीजा हमेशा ही विफल रहा, बुरा रहा, इसीलिए इसको अंतर्वर्ग का विस्मयकारी मिश्रण भी कहा जाता है। उसके बाद मोहम्मद तुगलक की यानी कि जो प्रमुख योजना है जो असफल रही, जो पांचों का हमने वर्णन किया है। इसका जो शासनकाल है वो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। 1351 में इसका निधन हो गया, बहुत हट्टा हो गया। मोहम्मद तुगलक के बाद में शासक कौन बना, तो इसका चचेरा भाई बना यानी कि फिरोज शाह तुगलक बना। इसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। इसने कर व्यवस्था में 4 प्रमुख कर लिए। उसके बाद नगर स्थापत्य में फिरोज शाह तुगलक का आसानी कोई नहीं है दूसरा, यानी कि इसने बहुत ही अच्छी व्यवस्था को लागू की थी। और अंत में आकर के लगभग नासिरुद्दीन महमूद अंतिम तुगलक वंश का शासक बना, और इसके बाद में सैयद वंश या फिर लोधी वंश का शासक पर आ गया, और उनके बाद में मुगल काल में आना शुरू हुआ, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।